सभी साथियों को नमस्कार। भारत के संविधान की चर्चा जारी है। हम लोगों ने इसके पहले की जो क्लास ली थी उसमें भाग 2 के बारे में बात की थी। भाग 2 में हमने नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया था। हमने बताया था कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया हुआ है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसी क्रम में उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, दैट इज मेड इन 1955 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना है उसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका आधार क्या है, इसका आधार जानिए। आपने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद अगर चाहे तो नागरिकता के बारे में कोई अधिनियम, कोई विधि, कोई कानून बना सकती है। तो इसी के तो आर्टिकल जो 11 है, आर्टिकल 11 के बेस पे संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाए। तो इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संसद ने कानून बनाया कि भाई किसको हम नागरिकता देंगे, किससे हम नागरिकता छीन सकते हैं। ठीक है, नागरिकता लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या होना चाहिए, आपको पात्रता की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी है तो आप किन किन शर्तों को आप पूरा करोगे जब आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो इन सब बातों का उल्लेख किया हुआ है इस नागरिकता अधिनियम 1955 में। लिखा हुआ है सिटीजनशिप एक्ट, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। इस जो कानून ये 1956 में बना, इसमें समय समय पर संशोधन किए गए, समय समय पर बदलाव किया गया। हम जानते हैं कि संशोधन हर चीज में आवश्यक है, संशोधन हर चीज में होता है, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, आप चाहे संविधान की बात कर लो, चाहे आप अपने निजी जीवन की बात कर लो, समय समय पर हर चीज में बदलाव होता है, समय समय पर हर चीज में सुधार किया जाता है। तो 1955 के बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में और अभी लेटेस्ट 2019 में, 4-5 साल पहले। ठीक है, आज से लगभग 4 साल पहले, 2023 वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं इसमें। तो ये क्या है, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ये है वही लेकिन इसमें बदलाव हुए हैं समय समय पर। पहले 86 में हुआ, फिर दूसरा संशोधन 92 में, उसके बाद 2003 में हुआ है, फिर 2005 में हुआ है, 2015 में और लास्ट में 2019 में। ठीक है, आप एक बहुत आपने नाम सुना होगा CAA। CAA, ये CAA क्या है, यही वाला है। CAA स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्योंकि इस अधिनियम में हमने संशोधन कर दिया, इस अधिनियम में हमने सुधार कर दिया, तो उसको हमने कह दिया नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या बात लिखी हुई है इसमें, ये जानते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, भारत की नागरिकता को कैसे हासिल किया जा सकता है, आपको कौन कौन से पैमाने पर खड़ा उतरना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले 5 आधार हैं जिसके आधार पर आप भारत की नागरिकता ले सकते हो अगर आप भारत के कहीं बाहर के हो तो ये आधार क्या है, उन आधार का हम लोग जिक्र करते हैं। ये 5 आधार आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये 5 आधार हैं। सबसे पहले आप जस्ट एक बार ओवरव्यू आप लीजिए इसका। सबसे पहले बर्थ, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, आप नागरिकता ले सकते हो। अगर 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 5 कहता है इस बात को कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है या फिर आपके माँ बाप का संबंध यहाँ से है, उनका जन्म हुआ है, या फिर आप 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये जन्म वाली बात हुई, मेनली जन्म वाली बात हुई कि जिसका जन्म भारत में हुआ है या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक आधार तो अपना ये हुआ। दूसरा आधार डिसेंट, उद्भव या वंशानुगतता के आधार पर कि आपके जो माता पिता, दादा दादी या उससे भी और पहले के परदादा परदादी, वो अगर उनका संबंध भारत से है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी बात है रजिस्ट्रेशन, कि भाई आप भारत से बाहर के हो लेकिन आपने अप्लाई किया है यहाँ, आपने रजिस्टर अपने आप को कराना चाहते तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यहाँ। उसकी जो शर्तें हैं उनके अनुसार आपको खरा उतरना पड़ेगा, उन पैमानों को पूरा करना पड़ेगा, जो जो चीज में मापदंड दिए हुए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा कर भी भारतीय नागरिकता ले सकते हो। एक बात में लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकीकरण,
कि आप भारत में इतने लंबे समय से रह रहे हो कि यहाँ की प्रकृति में, आपके यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को आपने समायोजित कर लिया, अपने आप को ढाल लिया है। जैसे भारत के लोग हैं, उसी तरीके से जो भारत के लोग हैं, जो भारत से बाहर का कोई आदमी यहाँ आया और वो भारत की ही परंपराओं में, भारत के रीति रिवाज में, भारत की प्रकृति में बिल्कुल वो विलीन हो चुका है। तो उस हिसाब से भी उसको नेचुरलाइजेशन के बेस पर भी नागरिकता देने का प्रावधान किया हुआ है। किसमें? इस नागरिकता अधिनियम में। एक बात लास्ट में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, क्षेत्रों का अधिग्रहण। सपोज करो भारत में आज 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत किसी अन्य देश के किसी राज्य क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है, किसी भी तरीके उसको अर्जित कर लेता है, तो वो क्षेत्र अब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो चुका है। अब उसका संबंध भारत से है, तो जो वहां के नागरिक होंगे तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। हमने टेरिटरी को, एक राज्य क्षेत्र को इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने आप में समाहित कर लिया है, ठीक है, उसको अधिग्रहण कर लिया है, तो इस हिसाब से भी आपको नागरिकता लेने का प्रावधान है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो ये प्रावधान दिए हुए हैं सारे, जिस हिसाब से नागरिकता लेने का प्रावधान। ठीक है, अब इनको डिटेल में समझते हैं क्या क्या चीजें किस किस तरीके से। पहला है जन्म। अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है, ठीक है, भारत के अंदर हुआ है 26 जनवरी 1950, या आपके माता पिता का जो जन्म है वो यहाँ से संबंध रखते हैं, वो हुआ है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। सिंपल सी बात, इसमें ज्यादा कुछ समझने का, ज्यादा कुछ समझाने का है भी नहीं। अगली बात करते हैं डिसेंट। लिखा हुआ डिसेंट अर्थात उद्भव या वंशानुगत के आधार पर, कि हमारा उद्भव यहां से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक कमाने के लिए कोई बंदा बाहर गया, ठीक है, एक कपल बाहर गया कमाने के उद्देश्य से, सपोज करो कनाडा चला गया, जापान चला गया, कहीं भी चला गया, तो जब इसमें इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की ध्यान से समझना, कि कोई दो लोग, ठीक है, एक कपल, एक जोड़ा, एक विवाहित जोड़ा, जो दो लोग जो हैं वो बाहर चले गए। कहां चले गए? वो फॉरेन कंट्रीज में चले गए, ठीक है, फॉरेन चले गए कहीं पर भी। वहां पर क्या है, उनके वो वहां रहने लगे, वहां वो लोग सेटल हो गए, ठीक है, वहां उनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो इस बच्चे को नागरिकता कैसे मिले? ठीक है, इस बच्चे को नागरिकता कैसे मिले? क्योंकि उसका जो वंश है वो तो कहीं ना कहीं संबंध भारत से रख रहा है। हालांकि बाद में वो कनाडा में शिफ्ट हो गए या कहीं भी चले गए, ठीक है, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, इस बात का जिक्र करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ए था और ये बी से शादी हुई इनकी, और ये दोनों अभी कहाँ थे? इंडिया में। आप समझने का प्रयास करो जरा इसको, ठीक है, इंडिया में। अब ये कनाडा चले गए, ठीक है, कनाडा जाकर के क्या हुआ, इनके बच्चे हो गए, ठीक है। अब इन बच्चों को नागरिकता कैसे मिले, उसका उल्लेख मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, ये या तो या ए भारत का हो या बी भारत का हो, ये जरूरी नहीं दोनों ही भारत के हों, दो इनमें से कोई एक, अगर इन दोनों में से कोई एक भी भारत का है और ये कनाडा शिफ्ट हो गए, विदेश में चले गए, इनको चाहिए अपने बच्चे के लिए भारत की नागरिकता, तो इनको 1 वर्ष के अंदर अंदर इनको अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? भारत की नागरिकता के लिए। तो इनको 1 वर्ष के अंदर अंदर पंजीकरण कराना पड़ेगा इस बच्चे का, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना पड़ेगा इसका। 1 वर्ष के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, तो इसको नागरिकता मिलेगी। तो अब उस बच्चे को नागरिकता कैसे मिले? ठीक है, तो उसका वंश, जो उसका उद्भव जो है, उसके जो पूर्वज जो हैं वो तो भारत से संबंध रखते हैं, भारत से बाहर गए, भारत से बाहर जाने के बाद बच्चे का जन्म हो गया, भारत को वो चाहते हैं भारत की नागरिकता मिले। सिंपल सी बात, उस बच्चे को 1 वर्ष के अंदर अंदर उस बच्चे का पंजीकरण कराना पड़ेगा। कहाँ पंजीकरण कराना पड़ेगा? जो हाई कमीशन होते हैं उस देश में, जो भारत का उच्चायुक्त जो होगा वहाँ, ठीक है, उसमें जो इमिग्रेशन सेंटर होते हैं वहाँ पे। अब एक कंडीशन ये है, मान चलो 1 वर्ष के अंदर अंदर पंजीकरण नहीं कराया तो क्या होगा, अगर 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो, ठीक है, अगर ये भी प्रावधान है, अगर 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के नागरिकता मिलेगी। ये बात समझ भाई?
पहला जन्म के आधार पर हो गया, दूसरा उद्भव के आधार पर कि माँ बाप इंडिया से हैं, वो इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गए, वहाँ बच्चा हो गया, बच्चा होने के उस बच्चे में दिलाना चाह रहे हैं, तो 1 साल के अंदर, तो उस बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर उनको भारत के लिए, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा समय हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो उनको केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। पंजीकरण किसके लिए है? पंजीकरण उनके लिए है जो किसी न किसी तरीके से जो भारत से संबंधित हैं, अर्थात उनके माता पिता भारत से संबंधित हैं, उनके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, किसी भी तरीके से उनका जो संबंध है वो कहाँ से है, भारत से। तो उनका रजिस्ट्रेशन करके हम कैसे उनको नागरिकता दिलाएं। ठीक है। या तो हो सकता है वो स्वयं भारत का नागरिक रहा हो, या तो हो सकता है वो स्वयं नागरिक हो, या फिर वो हो PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय उद्भव का व्यक्ति। ठीक है। ये PIO क्या है? PIO वो होता है जिसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी जो विदेश में जाकर के बस गए हो, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है। अब वो चाह रहे हैं कि भाई हम, उनका संबंध इंडिया से है, कि वो चाह रहे हैं कि भाई हमें किसी न किसी तरीके से बाहर की नागरिकता मिल जाए, तो उनको PIO कहेंगे। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है। उसके लिए शर्तें हैं, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ, थोड़ा आप यहाँ फोकस कीजिएगा। उसके लिए शर्तें क्या है, जो PIO है, रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें, मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट को। इसके लिए शर्त ये है कि वो 7 साल से भारत में रह रहा हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है। और उस 7 साल में भी, 7 साल में हालांकि आना जाना लगा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कनाडा में ही है, ठीक है, तो इंडिया से कनाडा आ रहा है, फिर भारत में आ रहा है, ठीक है, फिर भारत से फिर वापस कनाडा जा रहा है, तो आना जाना लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से अप्लाई करने की, पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, लगातार उसकी भारत में प्रेजेंस जरूरी है, लगातार भारत में हो रहे, तो वो पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन से उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये तीसरा पॉइंट हुआ आपका। ठीक है। एक प्रावधान ये भी हो सकता है, एक बात ध्यान रखनी है, इस PIO वाले में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में? क्योंकि उनको तो PIO क्या बोलेंगे, फिर वो तो है ही संबंध भारत से उनका। ठीक है। एक प्रावधान ये भी हो सकता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना है कि किसी विदेशी ने भारतीय से विवाह कर लिया हो, किसी विदेशी लड़के ने भारत की महिला से शादी कर ली हो और वो लगातार 7 साल से भारत के अंदर ही रह रहा हो। ये पॉइंट आप नोट करते चलिए, सारा उस बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, आप नोट भी करते चलिए। जो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, भारत की किसी महिला से उसने शादी कर ली हो, भारत में रह रहे हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। या हो सकता है माइनर चाइल्ड हो, ठीक है, नाबालिग बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु उसकी, माता पिता उसके जो हैं वो भारत के नागरिक थे पहले, लेकिन अब उन्होंने भारत से बाहर की कहीं की नागरिकता ले ली है। ठीक है। तो जब उन्होंने भारत से बाहर की नागरिकता ले ली है, तो उस संबंध में भी हम ये कह सकते हैं उस माइनर चाइल्ड को भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी मिल जाएगी। उसकी वो चाह रहे हैं, माता पिता चाह रहे हैं भाई हम तो चलो हमने ले ली, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम वापस से अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाएं, अभी वो 18 वर्ष से उसकी आयु कम है, तो उसको भी मिल जाएगी, उसको भी इस पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सिंपल, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन वाली बात आपको समझ में आई होगी। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथे पॉइंट में क्या है, चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है प्राकृतिकीकरण, नेचुरलाइजेशन, अर्थात नेचुरलाइजेशन। इसको समझिए, नेचुरलाइजेशन क्या होता है। मान के चलो कोई बाहर के देश का नागरिक हमारे यहाँ पे आके रह रहा है, ठीक है, उसको रहते हुए काफ़ी टाइम हो गए और उस देश से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, अर्थात वो देश भी हमारे लोगों को अपनी नागरिकता देता है। इसका मतलब दोनों देशों के बीच परस्पर मधुर संबंध है। ठीक है। तो उस देश का नागरिक हमारे यहाँ पे आके रह रहा है, उसको रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और वो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में, यहाँ की प्रकृति में ढल चुका है। ठीक है। यहाँ के रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा वो लगभग जान चुका है, तो ये यहाँ के वातावरण में ढल चुका है।
यहाँ की प्रकृति में ढल चुका है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी? एक शर्त ये है इसकी शर्तें पढ़ लेते हैं भाई, जो प्रकटीकरण के बेस पे जो नागरिकता दी जाएगी उसकी शर्तें क्या होंगी। एक शर्त ये है कि वो जिस देश का नागरिक है, ठीक है, उसका देश, जिस देश का वो नागरिक है, ठीक है, वो देश और हमारा इंडिया, इनके बीच में मधुर संबंध होने चाहिए। और ये देश XYZ कोई भी हो सकता है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, कोई भी, तो हमारे देश के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। और दूसरी बात, ये देश हमारे इंडियन को भी नागरिकता देता हो, ठीक है, क्योंकि हम उसके देश के हम उस पर्टिकुलर देश के नागरिक को अपना रहे हैं, तो वो भी हमारे देश के नागरिकों को अपनाता हो। एक शर्त ये हुई कि जिस देश का वो नागरिक है, जो प्राकृतिकीकरण के बेस पे यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, वो देश भी हमारे नागरिकों को भी अपनी नागरिकता देता हो। एक शर्त समझ में आई। दूसरी शर्त देखो क्या है। दूसरी शर्त ये कि वो कम से कम 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 14 वर्ष से भारत में उसका निवास हो, ठीक है। दो बातें क्लियर हुई। पहली बात, जिस देश का वो नागरिक है वो देश भी हमारे लोगों को नागरिकता देता हो। दूसरी बात, वो कम से कम 14 वर्षों से भारत के अंदर ही निवास कर रहा हो, भारत के अंदर ही वो रह रहा हो, ठीक है। और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, बेसिक सी बात है भाई, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं हुए, तो बेसिक सी चीजें, चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक उससे हम एक ये भी शपथ लेते हैं कि वह जिस भी देश का निवासी है, ठीक है, अपने जो स्वयं के देश की नागरिकता जो है वो त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, अपने स्वयं के देश की जो नागरिकता है उसका त्याग करना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि अगर वो इस देश की नागरिकता भी रखता है और हमारे देश की नागरिकता भी लेता है तो होगी ना दोहरी नागरिकता। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो आप यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते। हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं रखते, हम एकल नागरिकता का प्रावधान रखते हैं। और आर्टिकल 9 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये बात। 9 क्या कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की हुई है तो आपकी भारत की नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। या फिर आप पहले से भारत के नागरिक हो और आपने बाहर जाकर के उस पर्टिकुलर देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी यहाँ वाली जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आपको? शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्राकृतिकीकरण है। अगर यहाँ की प्रकृति में कोई बंदा आकर के ढल गया है उस केस की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें, जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। हम जानते हैं मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, टोटल 22 भाषाएं। ये टोटल 22 जो भाषाएं, इनमें से कोई एक भाषा वो जानता हो, एक भाषा का जानकार होना चाहिए, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक भाषा का जानकार होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? प्राकृतिकीकरण के आधार पर कैसे मिलेगी? बहुत आसान सी बात है। पहले ये बात कि जिस देश का वो नागरिक है वो देश भी हमारे देश के जो लोगों को नागरिकता देता हो। दूसरी बात, कम से कम 14 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, यहाँ की प्रकृति में ढल गया हो, यहाँ के रीति रिवाज वेशभूषा में ढल गया हो, ठीक है। तीसरी बात, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चौथी बात, उसको शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं अपने देश की नागरिकता त्यागूंगा तब भारत की नागरिकता ग्रहण करूंगा, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता है। अगली बात, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया हुआ है उनमें से किसी एक भाषा का वो एक अच्छा जानकार होना चाहिए। भाई, भारत की प्रकृति में ढलने का मतलब क्या है? भारत की भाषा भी तो जाननी चाहिए, तभी तो प्रकृति में ढला हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये सब के बाद एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, आपको और सब क्लियर। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी जितना ये झमेला हमने किया, अगर ये ना भी हो, अगर ये सारी शर्तें पूरी ना भी करे तो भी नागरिकता दे देता है भारत। आप कहोगे ऐसा क्या है? अब मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा एक केस में हुआ है, इसको मैं रख कर देता हूं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा एक केस में हुआ है, वो केस क्या है आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का बड़ा ही मशहूर सिंगर है अदनान सामी, आपने गाना सुना होगा, हमारे बचपन का बड़ा फेमस गाना है, आपने सुना है नहीं सुना है आई डोंट नो, कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ये जमीन झुक जाए आसमान रुक जाए, ऐसे करके, ठीक है। अदनान सामी, अदनान सामी, ठीक है। अदनान सामी है कहाँ का? पाकिस्तान का था, पाक से था ये बंदा, लेकिन भारत में रहा। ये एक संगीतज्ञ है, ये क्या है? गायक है, ठीक है, गायक है। इस अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिल गई। किसके आधार पर मिली? इसको मिली नेचुरलाइजेशन के आधार पर। किसके आधार पर दी? नेचुरलाइजेशन के आधार पर। जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये सारी शर्तें वो पूरी कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो किस आधार पर उसको दी गई, ठीक है, उसका चक्कर मैं बताता हूं। अगर विज्ञान में, अगर कला में, अगर साहित्य में, ठीक है, विज्ञान में, कला में, साहित्य में, दर्शन में और विश्व शांति में, इन 4-5 जो पॉइंट मैंने बताए, अगर इनमें किसी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, बहुत ही प्रशंसा के लायक कार्य किया है, अगर किसी ने सराहनीय कार्य किया है, तो जो मैंने 5 शर्तें बताई थी, उन 5 शर्तों के बिना, उन 5 शर्तों के बिना भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। कब मिलेगी? जब विज्ञान में, कला में, साहित्य में, दर्शन में, विश्व शांति के क्षेत्र में अगर बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, तो भी हम कहेंगे भाई आप 14 वर्ष नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम नागरिकता दे देंगे, ठीक है। ऐसा हुआ अदनान सामी के साथ। अदनान सामी को बहुत टाइम हो गया इंडिया में रहते हुए, ठीक है, यहाँ की प्रकृति में ढल चुके हैं, संगीत में अच्छा उनका नाम है, ठीक है, इसलिए संगीत एक कला का ही एक भाग है, कला का ही एक हिस्सा है। तो संगीत में, गायकी के क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में उनको उत्कृष्ट योगदान है, तो इस वजह से उनको यहाँ की नागरिकता दे दी गई थी, ठीक है। वो प्राकृतिकीकरण के आधार पर ही उनको नागरिकता मिली थी अदनान सामी को, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट बचता है, सबसे लास्ट का जो पॉइंट है कि भाई किस किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं, किस किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है, उसको बचता है कि राज्य क्षेत्र को अगर हम बढ़ा दें या कोई अधिग्रहण कर लें, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब समझिए इसका मतलब क्या है। इस टेरिटरी का मतलब होता है राज्य क्षेत्र, ठीक है। इनकॉर्पोरेट मतलब मिला लेना, समाहित कर लेना, ठीक है, मतलब समझना, ठीक है। सपोज करो भाई ये इंडिया का मैप है, मैं रफली सा बना देता हूँ इसको, इंडिया का मैप है, और हम जानते हैं कि इंडिया को आज़ादी के कई सालों बाद कुछ क्षेत्र पे हमने बाद में कब्जा किया था, जैसे कि दादरा नगर हवेली, जैसे कि गोवा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को हमने बाद में भारत के अंदर मिलाया था, ठीक है। अब मान के चलो ये गोवा है, ये जो गोवा है इसके अंदर बहुत सारी जनता पहले से ही रहती है, अभी तक ये भारत का हिस्सा नहीं है, इसको भारत का हिस्सा बना ले, तो जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जनता रह रही है, हमने इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, भारत के अंदर मिला लिया, जो यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो भी तो हमारे लोग हो गए। तो इस हिसाब से हमने मिला लिया है किसी राज्य क्षेत्र, किसी बाहरी क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में, अपने संघ क्षेत्र में मिला लिया है, तो भी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 प्रकार मैंने आपको बताया किस किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर मिलेगी, उद्भव के आधार पर मिलेगी, पंजीकरण करा कर मिल सकती है, प्राकृतिकीकरण के आधार पर मिल सकती है, और एक हम किसी राज्य क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लें तो भी नागरिकता वहाँ इंडिया की जो है, भारत की जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। अब हम चलो बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमने वो तरीके पढ़े हैं जिनमें नागरिकता मिल रही है। अब क्यों ना हम ऐसी बात कर लें जिनमें नागरिकता छीनी जाती है। ऐसे कौन कौन से काम है, किस किस तरीके से नागरिकता को छीना जा सकता है या नागरिकता त्यागी जा सकती है।
अब जरूरी तो नहीं भाई कि बाहर का विदेशी है, उसने बाहर की नागरिकता ले ली है, वो बाद में वो ये चाह रहा है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ दूँ, भारत की नागरिकता मैं त्याग दूँ। तो नागरिकता त्यागने के कौन कौन से प्रावधान है उनके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम बात करते हैं रेनुंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप कि भारत की नागरिकता को त्यागने के कौन कौन से प्रावधान हैं, किस किस तरीके से भारत की नागरिकता को त्यागा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले रेनुंसिएशन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है। पहली चीज लिखी हुई वॉलंटरली, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी मर्जी से कि भाई मैं भारत का नागरिक बने रहना नहीं चाहता, मैं किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से कोई त्यागेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें त्याग सकता है। सबसे पहली बात क्या हुई, स्वेच्छा से। इसमें कुछ बातें ध्यान से सुनिए। स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को त्यागा जा रहा है। ठीक है, अपनी खुद की इच्छा से त्यागा जा रहा है। ठीक है, स्वेच्छा, खुद की इच्छा से त्यागा जा रहा है। ठीक है, इस केस में आप दो कंडीशन ध्यान देखिए। मान के चलो जो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए है, ए नाम का कोई आदमी है, वो ये चाह रहा है कि मैं भारत की नागरिकता त्याग दूं। उस ए का एक बेटा या बेटी है जो कि लेस देन 18 है। लेस देन 18 का मतलब क्या हुआ, वो माइनर चाइल्ड है, वो नाबालिग बच्चा है। ठीक है, वो नाबालिग बच्चा है। तो जब उस व्यक्ति ने अपनी नागरिकता त्यागी है तो ये बच्चा, जब बच्चा 18 साल से कम होता है तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। ठीक है, अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरीके से वो निर्भर होता है। तो अभी बच्चा नाबालिग है, तो इस व्यक्ति ने अपनी नागरिकता त्याग दी, तो इस व्यक्ति की नागरिकता त्यागने के साथ ही इस 18 साल से कम उम्र के बच्चे की नागरिकता भी खुद ही समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना चाह रहा है और उसने अपनी नागरिकता त्याग दी, उसका कोई बेटा या बेटी कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब नाबालिग बच्चा है, तो उसकी भी खुद ही खत्म हो जाएगी। एक बात करिए भाई। दूसरी बात, अब जब ये अभी बच्चा अनजान है, क्योंकि जो नाबालिग बच्चा है उसको समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने 18 प्लस का हो गया, वो मतलब कि 18-19 साल का, 18 साल की उम्र उसने पूरी कर ली, अर्थात वो बालिग हो गया। ठीक, अब वो ये चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता लूं, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसको वापस से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस से पूरी प्रोसेस की करने की जरूरत नहीं है। वो वापस से, अगर वो चाहता है कि भारत की नागरिकता मैं लूं तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, वो एक सिंपली प्रोसेस आपकी रहेगी इसमें। ठीक है, अगर वो क्लेम करता है, वो दावा करता है भाई मैं 18 साल से कम था, मेरे पिताजी से गलती हुई, उन्होंने यहाँ की नागरिकता त्याग दी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ का, मेरे पिताजी किसी भी देश में रहे लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैं भारत का ही नागरिक रहूँ। अगर वो दावा करता है, क्लेम करता है, अपने सारे कागजात दिखाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के बिना ही नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसकी कागज वगैरह ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एक तो ये बात हुई कि भाई अपनी इच्छा से नागरिकता त्यागी जा सकती है। दूसरी बात है टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना। टर्मिनेशन में आप आर्टिकल 9 की मैं आपको याद दिलाऊंगा। आर्टिकल 9 में क्या बात लिखी थी? आर्टिकल 9 में मैंने लिखी थी, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, अन्य देश की क्या ले ली है? नागरिकता ले ली है, तो जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। बताया था मैंने क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत ये कहता है या तो आप हमारे नागरिक रहो या आप किसी भी देश के नागरिक रहो। अगर आप उस देश के हो तो आप हमारे नहीं हो, अगर हमारे तो आप उस देश नहीं हो। यानी कि एक साथ आप दो नागरिकता नहीं रख सकते। बात समझ आ गई? तो इसमें आर्टिकल 9 के तहत ये टर्मिनेट हो जाएगी। अगर किसी ने अन्य देश की नागरिकता ले ली तो उसकी जो भारत वाली जो नागरिकता है वो टर्मिनेट हो जाएगी, उस वक्त ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगली बात देखिए, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित करना। ठीक, वंचित करना। कैसे करना? वंचित करना कैसे? किसी ने नागरिकता ली यहाँ की, समझना बात को, किसी ने यहाँ की नागरिकता ली तो नागरिकता किस हिसाब से ली जाएगी? भाई नागरिकता ली जाएगी या तो आप कहोगे बाहर का नेचुरलाइजेशन से, ठीक, नेचुरलाइज प्राकृतिकरण से नागरिकता ले सकते हैं, या फिर वो रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं।
यहाँ का अप्लाई करके यहाँ का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, तो या तो प्राकृतिकीकरण से ली या फिर उसने पंजीकरण से ली। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब उसने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन जब उसने किया, और इस प्रोसेस के दौरान अगर उसने गलत कागज पेश किए, ठीक है, उसने जो तथ्य थे, जो डॉक्यूमेंट थे, जो लगने थे उस फॉर्म में, वो सारे गलत फ्रॉड लगा दी उसने, ठीक है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चेक होंगे, तो उसकी नागरिकता भी खत्म कर देंगे, ठीक है। या फिर युद्ध चल रहा है और युद्ध की स्थिति में अगर वो किसी दुश्मन देश के साथ, जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है उस देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाता है, उस देश के साथ संबंध बनाता है, तो भी हम कहेंगे कि ये नागरिकता देने के लायक नहीं है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर वो भारत के संविधान का अनादर करता है, ठीक है, भारत के संविधान का अपमान करता है, तो इन सारी परिस्थितियों में क्या होगा, भारत की जो नागरिकता है वो सारी खत्म कर जाएगी, एक टाइप से त्याग दी जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये हुआ आपका नागरिकता संशोधन वाला सिस्टम। अब मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको बताता हूँ कि 2019 में जब इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में बड़ा बवाल मचा था, दिल्ली के शाहीन बाग में बहुत आंदोलन हुए थे इसके बारे में, देश में जगह जगह पर हिंसाएं हुई थी, देश में जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। आखिर मैटर क्या था? देखो, ये सबसे पहले आया था CAA के रूप में। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भाई सिटीजनशिप तो एक्ट तो पहले से ही है, लेकिन हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? 55 में बना था, 1955 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005, 2015, अभी 2019 में हुआ इसमें। तो ये CAA था जो 2019 में आया था। इस CAA में ये बात कही गई कि भाई जो लोग इन 3 देशों से आ रहे हैं, 3 देश कौन कौन से देश, ध्यान से सुनना जरा, एक पाकिस्तान से, एक बांग्लादेश से और एक अफगानिस्तान से। जो लोग इन 3 देशों से आ रहे हैं, और कौन लोग, आप नाम से समझ जाओगे, ये सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो इस्लाम धर्म को मानने वाली है, वो मुस्लिम समुदाय, चाहे पाकिस्तान की बात करो, चाहे बांग्लादेश की बात करो, चाहे अफगानिस्तान की बात करो। तो इन्होंने प्रावधान ये रखा कि जो इन 3 देशों से आ रहे हैं वो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि बहुसंख्यक तो यहाँ के मुस्लिम हैं, बात समझ आई? तो यहाँ के क्या है, वो अल्पसंख्यक हैं, इन 3 देशों के वो अल्पसंख्यक हैं। इन 3 देशों से जो आए लोग यहाँ आए, कहाँ? इंडिया के अंदर। वो आ रहे हैं कहाँ? इंडिया में। और वो आने वाले लोग हैं कौन? वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक में कौन कौन आ गया देखो, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और आपका सिख। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के अर्थात हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के, सिख धर्म के लोग अगर भारत में आए, कहां से आए? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उनको क्या करेंगे? नागरिकता उनको दे दी जाएगी, ठीक है। सवाल ये उठा कि मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुस्लिम, हाँ ठीक है, ठीक है, इस मामले में जो संशोधन, जो ये बिल पास हुआ था, तो इनका मानना ये था कि मुस्लिम वहाँ ठीक है, क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी वहाँ ज़्यादा है, हम केवल उनको देंगे जो माइनॉरिटीज में है, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, ठीक है। तो ये सारा मामला था। अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपका, ये सबसे पहले CAA था, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी ये पहले CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले वो बिल लाया गया लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, उससे पास हुआ, फिर राज्यसभा में उससे पास हुआ, फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। उसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। वो एक बार लोकसभा में गया होगा, फिर वो राज्यसभा में गया होगा, और उसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट के पास गया। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करे, उसको राजपत्र में घोषित किया, ठीक है, तो उसको फिर वो जो बिल है ना, ये बिल फिर एक्ट बन जाता है, अर्थात एक विधेयक, कानून बन जाता है। तो फिर इसका बाद में नाम हो गया CAA, ठीक है, बात समझ आई?
तो ये है नागरिकता से संबंधित सारी बातें।